नमस्कार मेरे विद्यार्थी मित्रों, कैसे हैं आप? अच्छे हैं? ठीक है, तो आज हम बीकॉम फर्स्ट सेम के पाठ्यक्रम के अनुसार हमें 2 पुस्तकों का आवंटन किया गया है। उसमें से कालजयी हिंदी कहानियाँ जो रेखा सेठी और रेखा उप्रेती की संग्रहित संपादित कहानियां हैं, जिनमें पहला कहानी हमने कल के सत्र में हमने देखा प्रेमचंद जी का कफन, और आज दूसरा हम यशपाल जी का लिखा हुआ आदमी का बच्चा, इस कहानी को देखेंगे या इस कहानी का विवेचन करेंगे। तो आप सभी लोगों को मैंने इस पुस्तकों का मुखपृष्ठ को आपके व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने शेयर किया है, तो उस व्हाट्सएप ग्रुप को आप ज्वाइन कीजिए और अपने दोस्तों को कहिए कि जो भी पाठ आज से हमारे पास पढ़ाए जाएंगे ऑनलाइन ही रहेंगे जब तक सरकार की आदेश ना आए। तो आप लोग अपने काम या अपनी जो भी मज़े के टाइम है उस टाइम को रोक कर आप पढ़ाई की ओर ध्यान दें। और दूसरा हमारा पुस्तक है आधुनिक काव्य संग्रह, जो उर्वशी शर्मा जी का संपादित किया हुआ है, तो यहाँ आपको जानकारी देनी थी। और दूसरी बात यह है कि आपको जितने भी कहानियाँ हम ऑनलाइन पर प्रस्तुत करेंगे उसकी PDF कॉपी आपको स्टडी मटेरियल के तौर पर आपके व्हाट्सएप के ग्रुप में आएगा, तो उसे देखते रहिए और उसे पढ़िए और वहीं पर उसे पढ़कर आप उस कहानी का संक्षेप में नोट बनाइए। यहाँ कहते हुए अभी मेरा आज का कहानी आदमी का बच्चा, यहाँ नाम ही सुनने पर लग रहा है कि आदमी का बच्चा। आदमी का बच्चा क्या होता है? यानी आदमी उसका बच्चा, तो आदमी का बच्चा इसी नाम में ही लेखक ने यहाँ कहना चाहते हैं कि 2 संस्कृति यानी उच्च वर्ग और जो पिछड़ा हुआ वर्ग है उनके बीच की जो दूरी है उस दूरी को वे इस कहानी के ज़रिए आपके सामने रखना चाहते हैं। तो कहानी को प्रारंभ करने से पहले मैं यशपाल जी का जीवन का थोड़ा सा परिचय कराना चाहता हूँ। यशपाल जी एक कथाकार, निबंध लेखक और बहुत बड़े प्रसिद्ध साहित्यकार के रूप में हमारे हिंदी साहित्य को योगदान दिया है। इनका जन्म 3 दिसंबर 1903 में फिरोजपुर छावनी में हुआ था, जो आज के पाकिस्तान में पड़ता है। इन्होंने गुरुकुल कांगड़ी में अपना शिक्षण को समाप्त किया था, यानी अपना शिक्षण किया था, और वे गुरुकुल मनोभाव के और राष्ट्रीय चेतना के वातावरण में पले बढ़े और विदेशी शासन के प्रति विरोध की भावना उनके दिल में कभी भी रही। वे भारत देश जब स्वतंत्र हो रहा था तब के ज़माने में भगत सिंह और सुखदेव के संपर्क में आते हैं और क्रांतिकारी आंदोलन में अपना योगदान भी देते हैं। और उसके बाद वे साहित्यिक विप्लव पत्रिका भी, वे मासिक पत्रिका भी वे निकालते हैं, जो बहुत ही अत्यंत ही लोकप्रिय हुआ था। यशपाल जी एक क्रांतिकारी रचनाकार थे। वे कई कहानियों का संग्रह किया है, उसमें से कुछ जो गिने चुने बहुत प्रसिद्ध कहानी संग्रहों का मैं यहाँ पर आपके सामने जिक्र करना चाहता हूँ। ज्ञानदान, अभिशप्त तर्क का तूफान, भस्मावृत चिंगारी, वो दुनिया, फूलों का कुर्ता, धर्म युग, उत्तराधिकारी चित्र का शीर्ष,
ये इनके कहानी संग्रह है। और वे उपन्यास के रूप में भी बहुत सफल रहे। इनके उपन्यास है दादा कामरेड, पार्टी कामरेड, देशद्रोही, दिव्या, अमिता, झूठा सच, ये इनका प्रमुख उपन्यास है। इसके अलावा उन्होंने निबंध भी लिखे हैं। निबंध है न्याय का संघर्ष, देखा, सोचा, समझा, सीमावलोकन, जो 3 भागों में प्रकाशित है। ये इनके निबंध लेखन है। तो वे इनकी कहानियों की खासियत यह है कि वे मानव जीवन के विभिन्न पक्ष को उसमें रखते हैं, यानी कहानियों में वे रखते हैं। और स्त्री पुरुषों का संबंध भी उनके कहानियों में देखा जाता है, चर्चा वहाँ पर होती है। वे भारतीय समाज का खोखलेपन के उद्घाटन करने में और उसमें व्याप्त विसंगतियों को दूर करने के प्रयास में उन्होंने कई कहानियों का उन्होंने लेखन किया है। तो आदमी का बच्चा जो आज की कहानी है, ये आर्थिक विषमता के केंद्र बिंदु में रखकर लिखा गया यह कहानी है। आदमी का बच्चा कहानी एक छोटी सी बच्ची डॉली का है। ये डॉली जो होती है, ये हर वर्ग के लोगों के साथ खेलना चाहती है, प्राणियों के साथ खेलना चाहती है। तो वहाँ एक तरह से अदीम, यानी कुछ संकोच भावना नहीं है उसके अंदर। एक तरह से इनोसेंट, हम जिसे कहते हैं इनोसेंट भावना की एक लड़की थी, मगर बड़े बड़े घर की लड़की। यानी उनके पिताजी एक चीफ इंजीनियर थे और अपने बेटी को बहुत बड़े कॉलेज में वो दाखिला कराना चाहते थे, विश्वविद्यालयों में पढ़ाना चाहते थे। मगर बच्ची उनके ही बंगले में काम करने वाले नौकर चाकरों के बेटों के साथ खेलना चाहती थी, मगर उसे खेलने का भी कोई अधिकार वहाँ पर नहीं था। और वे ज़्यादा से ज़्यादा मैनेजर के बच्चियों के साथ ही खेलने को उसको दिया जाता था। तो यहाँ इस तरह से जो आदमी होने का सम्मान समाज में उसी को मिलता है जो आर्थिक दृष्टि से संपन्न है, और आदमियत का पहचान भी आर्थिक दृष्टि से जो संपन्न है उसे ही दिया जाता है। इस कहानी के जरिए हम यहाँ देखते हैं। और इस कहानियों में वर्ग में बटे हुए समाज के चित्र जो खींचा गया है वो गरीब आदमी का बच्चा, यानी आदमी का बच्चा जो यहाँ पर नाम दिया गया है वो सभी मानव के बच्चों का नाम नहीं है, गरीब आदमी का बच्चा, यानी जानवरों के बच्चे के जैसा अवामनीय मौत वो मरते हैं। यानी जो गरीब उनके घर के पीछे माली रहता है उसका जो बच्चा है, और उनके ही घर में एक कुत्ता होता है उसके भी बच्चे हैं, तो उसको और माली के बच्चों को जो अमानवीय मौत का जो इसमें जो कहानी है वो यशपाल जी इसके जरिए कहना चाहते हैं। तो डॉली अंग्रेजी स्कूल में पढ़ती है, चीफ इंजीनियर पद के आसीन पिता की बेटी है, और उसके बाल मन में संपन्नता से पैदा होने वाली वहाँ संस्कृति सीखी नहीं जाती। यानी जो बड़े लोगों की जो संस्कृति है, रहन सहन है, वो नहीं सीखी जाती, वो उसे पसंद नहीं करती। मगर माता पिता जो इस कहानी में मिस्टर और मिसेस बग्गा के रूप में हैं, वे विलायत से पढ़कर आए हुए हैं। बग्गा साहब कभी भी अपने आप को खास, इस समाज में मेरा एक दर्जा खास हो, यानी मैं सबसे हटकर रहूं। हर एक वस्तु में, हर एक चीज़ में, उनके जीवन शैली में, उनके बेटी हो या उनके घर में जो पला हुआ कुत्ता हो वो भी किसी के पास ना हो, वैसी उनकी एक खासियत या उनका एक विचार था कि इस समाज में मेरे जैसा, यानी मैं खास रहूं और इस समाज से कट के रहूं,
यानी उनके अंदर बहुत गर्व था। वे गर्व के साथ, गर्व यानी एक तरह से सभी लोगों से मैं ऊपर रहूं, यही पूरी कहानी में उनकी खासियत हमें झलकती है। वे अपने आसपास के लोग हों या अपने अंतरंग परिवार के लोग हों, सभी में उनसे दूरी नज़र आती थी, यानी वे स्पेशल रहना चाहते थे। जैसे कि पिता जब पुत्री को मिलने आता है तो उसका भी एक समय हो, और जब वो पिता पुत्री को मिलने आता हो तब पुत्री को महंगे महंगे फ्रॉक पहनाकर उसे सजावट करके पिताजी के सामने 10 मिनट के लिए बातचीत करे और उसके बाद उसे आया को सौंप दिया जाए। इस तरह से उनकी घर की व्यवस्था थी। और मिस्टर बग्गा के मन में पिता का जो स्वप्न था या उत्तरदायित्व था वो दंभ से भरा हुआ था, यानी एक तरह से गर्विष्ठ कहते हैं ना, दंभ से भरा हुआ था। और वे अपनी बेटी को यूनिवर्सिटी तक पढ़ाना चाहते थे। पहले ही मैंने कहा था कि वो बड़ा यूनिवर्सिटी में अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं और विदेश भेजना चाहते हैं। विदेश भेजने की उनकी एक वैशिष्ट्य थी, यानी विदेश में खुद भी पढ़ के आए थे और उनकी बेटी को भी वो विदेश में ही पढ़ाना चाहते थे। और यहाँ तक कि उन्होंने जिस तरह का एक कुत्ता पहला वे पालते हैं वो भी एक बढ़िया नस्ल की, यानी बहुत इम्पोर्टेंट एक जाति प्रजाति की कुतिया थी उनके घर में। मगर डॉली का मन इन सब में नहीं लगता। वे स्वच्छंदता यानी एक तरह से इनोसेंसी उसके अंदर थी। वहाँ साधारण बच्चों की तरह खेलना चाहती थी, अपने साथियों को वो खुद तलाशना चाहती थी। तो वहाँ उसे धोबी और माली के क्वार्टर्स में रहने वाले बच्चे उसे पसंद आते थे, तो हर बार वो क्वार्टर की तरफ दौड़ती थी। उसके मन में ऊंच नीच भावना नहीं थी, लेकिन उसे ऐसे करते देख माँ बहुत चिंतित होती और भयभीत भी हो जाती और कहती, ये काले गंदे बच्चों के साथ खेले, मुझे ये पसंद नहीं है और तुम अपनी आदतें बहुत ख़राब कर रही हो डॉली, तुम इनके साथ नहीं खेलना। तो आदतें ख़राब करना उसे असह्य लगता था माँ को भी, और उसे वो डॉली को क्वार्टर्स के तरफ, यानी जो माली के बच्चे हैं, ड्राइवर के बच्चे हैं, उनके तरफ खेलने को वो नहीं जाने देती थी। तब डॉली का सपना चूर हो जाता था, यानी उसका सपना होता था कि सबके साथ जाके मैं खेलूं, मैं सबके साथ रहूं, तो ये सपना उसका पूरा नहीं हो सका। डॉली को केवल मैनेजर साहब के, मैंने पहले ही बताया था कि वो मैनेजर साहब के बच्चों के साथ ही खेलना पसंद उसको अलाउ था। तो इस कहानी में हम देखते हैं कि दो घटनाएं समानांतर रूप से घटती है, यानी यहाँ पर डॉली को बहुत ऐशो आराम था, मगर उसके दिल में जो था वो नहीं कर सकती हो, उसे रिस्ट्रिक्शंस में बांधा गया था। यानी यहाँ रिस्ट्रिक्शंस क्या थे कि तुम माली के बच्चों के साथ, ड्राइवरों के बच्चों के साथ उस गली में, यानी पिछवाड़े में जो क्वार्टर्स होते थे उनके उस गली में तुम नहीं जाना, वहाँ पर खेलना उसके लिए मनाही था। मगर यहाँ दिक्कत क्या थी कि डॉली को उनके साथ ही खेलना अच्छा लगता था। तो यहाँ यशपाल जी ने नीचे या पिछड़ा हुआ वर्ग या जो आर्थिक संपन्नता से दूर है, वैसा एक वर्ग के साथ जो आर्थिक संपन्न वर्ग है उसका सामंजस्य करना चाहते हैं। तो उसका सामंजस्य करते हुए दो घटनाएं इस कहानी में समानांतर रूप से घटती हैं। तो क्या होता यह है कि मालिन का एक बच्चा होता है और जो उनके घर में एक विशेष नस्ल की कुतिया होती है, उसको भी छोटे छोटे बच्चे पैदा होते हैं। और इन दोनों को देखकर
यहाँ जो हमारी डॉली है, इस कहानी की नायिका भी हम उसे कह सकते हैं। डॉली को बच्चे की रोने की आवाज़ सुनकर दिल में ये आशा पैदा होती है कि मैं जाके उस बच्चे को गोद में लेके खेलूं। एक बार तो वो चोरी से क्वार्टर्स की तरफ भाग जाती है, मगर फिर भी उसे पकड़कर वापस लाया जाता है। फिर एक बार वो जो कुतिया होती है, जो उनके विशेष नस्ल की कुतिया, उसके साथ भी वो खेलना चाहती है। तो वो क्या करती है कि डॉली छिप छिपा कर मालिक के क्वार्टर तक भाग जाती है और जबरन उसे पकड़कर लेके आया जाता है। मगर दूसरी बार जब कुतिया पिल्ले देती है तो तब भी उसे बहुत आकर्षण होता है, वो पिल्लों के साथ खेलना चाहती है। मगर यहाँ दुविधा ये है कि माली के बच्चों के साथ खेलेगी तो उसे इन्फेक्शन हो जाएगा। अगर से कुत्तों के साथ दुविधा ये है, जो विशेष नस्ल का है वो अच्छा ही है, मगर माता पिता को कुत्ते से जो क्या कहते थे उसे तकलीफ़ क्या है कहे तो उनकी यह दुविधा है कि पिल्ले अगर से वैसे ही रखेंगे तो हमारे अड़ोस पड़ोस के लोग आकर उन पिल्लों को मांगेंगे और हम किन किन को इन पिल्लों को देंगे। यानी कुत्तों के पिल्ले जो बहुत विशेष नस्ल के थे वो किन किन को यहाँ दे, और वो एक कठिनाई थी। और उनकी दूसरी कठिनाई, बड़ी कठिनाई क्या थी, ये बहुत ही विशेष नस्ल के कुत्ते कुतिया हैं। अगर से इसके पिल्लों को हम दूसरों को दे दे तो हमारे पास जैसे कुतिया है वैसे ही कुतिया सबके पास रह जाएगी, तो हमारी विशिष्टता कहाँ रहेगी। ये बहुत बड़ी बात थी। यानी कुत्तों के पिल्लों को दूसरों को देंगे तो वो लोग उन्हें बढ़ाएंगे उसे, और फिर दूसरे उसी तरह के कुत्तों का एक नस्ल पैदा होते रहेगी, आगे बढ़ते रहेगी। तो हमारा जो कुत्ता है उसकी विशिष्टता कहाँ रहेगी। यहाँ सोचकर कुत्तियों के पिल्लों के साथ अत्यंत क्रूर ढंग से गर्म पानी में डुबो कर मार दिया जाता है। इस बात को जब डॉली सुनती है और देखती है तो उसके दिल में इस घटना को वो उसकी चेतना पर क्रूर यथार्थ को दर्ज हो जाता है। यानी क्रूर जो यथार्थ है, जो बात है, उस घटना को उसके दिल के ऊपर बहुत गहरा असर पड़ जाता है। और थोड़े दिन बाद जो माली का बच्चा दिन रात रोते रहता था, वह भी रोते रोते अपना जीवन खत्म करता है। यानी ये बच्चा भूख के मारे रो रो कर अपना अंतिम यात्रा यानी मर जाता है। और कई बार बच्चों के रोने की आवाज़ को सुनकर कई बार मालिन को वहाँ पूछती हैं कि जैसे कुत्तों के बच्चों को गर्म पानी में डुबोकर मार दिया गया है, वैसे ही माली के बेटों को भी गर्म पानी में डुबोकर मार देते हैं क्या? ऐसे वो वहाँ पूछती हैं। तब वहाँ मालिन बोलती है, आदमी का बच्चा था, यानी आदमी के बच्चे हैं, आदमी के बच्चों को ऐसा मारा जाता है? नहीं, मगर जो ये गर्म पानी में डूबकर मरना, यहाँ एक गर्म पानी का मतलब यहाँ पर भूख है, अभाव है। यानी भूख से मरना, गर्म पानी में डूबो कर मरना है ना, यहाँ भूख से मरना यहाँ लेखक इस कहानी में बताना चाहते हैं। और यह घटना डॉली को भी बहुत विचलित करती है और सोचने पर विवश करती है कि हम भी कभी भूख से मर जाएंगे, हम भी कभी पानी में डुबोकर मार दिए जाएंगे।
तब यहाँ प्रश्न वो आया को पूछती है, तो आया बहुत ही मार्मिक स्थिति से, यानी एक मार्मिक एवं सामाजिक, यानी हम कह सकते हैं एक मार्मिक उत्तर आया डॉली को देती है, जो आया का जो उत्तर है उसे हमारे आज के समाज में टिप्पणी करने की योग्य। तो वहाँ क्या उत्तर देती है, तो उसे मैं हूबहू उसे पढ़ के बताना चाहता हूँ। भूख से मरते हैं कमीने आदमियों के बच्चे। कौन मरते हैं भूख से? भूख से कमीने आदमियों के बच्चे। तो जो आया है उसके भी 2 साल का बेटा भूख के मारे गुजर गया था। तो यहाँ उसके दिल में एक क्षण में आता है, तब ये जवाब देती है। तो यहाँ पर तीसरा, यहाँ और एक बात हम देखते हैं कि कुत्ते के बच्चों को क्यों मार दिया जाता है कि वो विशिष्ट नस्ल का है, और दूसरी तरफ धोबी और माली के बच्चे जो आदमी के नस्ल के हैं, मगर लेकिन उनकी स्थिति, उनकी नियति कुत्तियों के बच्चे से भी कुछ भिन्न नहीं है, क्योंकि वे भी उतनी ही अमानवीय से मार डाले जाते हैं कि बंगले के बड़े बड़े बंगलों के अहातों में उनकी भूख की जो चिल्लाहट है वो किसी को सुनाई नहीं देती, और उनकी रक्षा किसी के हाथों से नहीं होता। तीसरी तरफ हम देखते हैं तो तीसरी आदमी का बच्चा है, तीसरा घटना या तीसरी जो आदमी के बच्चे हैं वो अमीर माता पिता के हैं, जिनके पास बढ़िया फ्रॉक है, खाने के लिए सब कुछ है, वह मगर फिर भी उसके पास आत्मीयता नहीं है, सहृदयता नहीं है। आत्मीयता, सहृदयता, संवेदनशीलता के लिए वे भी पल पल मर रही है। तो यहाँ हम देखते हैं कि इसी आखिरी जो मरते तो आदमी के बच्चे हैं, यहाँ डॉली की जो आया थी वो कहती है, तो आया यहाँ बात जो बोलती है, मरते तो कमीने आदमियों के बच्चे हैं, कहते आया का गला रूंध गया और उसे अपने 2 बरस का बच्चा याद आया। यहीं पर कहानी की समाप्ति हो जाती है। तो इस कहानी में लेखक ने छोटे छोटे दृश्यों के साथ इस कहानी का उन्होंने विकास किया है, और वे सीधे कथन की शैली को अपनाते हैं इसमें, और एक साथ सभी स्थितियों को रखते हैं, और वे प्रतीकात्मक ढंग से अपनी बात जो कहना चाहते हैं उसे वो कहते हैं, और उनकी भाषा बहुत ही सरल और तीव्र वैचारिकता और दर पदर खुलते हुए निकलता है। धीरे धीरे खुलने वाली कथा की शैली अपने आप में जो सामाजिक अंतर विरोधों को उजागर करता है, यहाँ इस कहानी की विशेषता है। तो इस कहानी को आप भी अपने घर में पढ़िए और इससे आप अपने वाक्यों में लिखिए, यानी संक्षेप में अपने वाक्यों में लिखिए, तो आपको पता चल जाएगा कि कहानी का मर्म क्या है। तो ठीक है, यहीं पर मैं अपना इस कहानी को समाप्त करता हूँ और अपना जो व्याख्या है उसे भी मैं समाप्त करता हूँ, और सभी लोग इस कहानी को पढ़कर आनंदित हो जाइए। और मेरा जो हमारे सरकारी हमारे विद्यालय के ओर से ओपन किया गया हिंदी डिपार्टमेंट का इस चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब कीजिए, और वहीं पर एक बेल का आइकन है, उस बेल के आइकन का बटन को दबाइए और
प्रेस कीजिए, लाइक बटन को प्रेस कीजिए और हमें ऐसे ही क्लास करने के लिए उत्तेजित कीजिए और अपने कमेंट्स भेजिए। और कुछ भी समझ में नहीं आया तो कभी भी मेरे को कॉल करके आप कुछ भी पूछ सकते हैं एनी टाइम। और उसके साथ ही मैं अपना यहाँ व्याख्यान समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, शबा खैर।